वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर एंड ये पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे। और ये आपका फर्स्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस का हमने कोई फाइनल के लिए पेपर आपके लिए नहीं करवाया है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का जो फाइनल आपका एग्जाम होगा उसके लिए हम डिस्कस करेंगे पेपर को। तो सबसे पहले अगर हम देखें पेपर आपका 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर को करने के लिए। 80 नंबर का ये एग्जाम होगा आपका। एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए हैं जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि सभी क्वेश्चंस जो है अनिवार्य है। प्रश्न संख्या जो है क्वेश्चन नंबर आपका 1 से 12 तक ये आपका सेक्शन ए में बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे निकलेंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी की बात करें 13 से 18 तक दो दो नंबर के क्वेश्चन होंगे, ये आपका सेक्शन बी होगा। आगे बात करें 19 से 23 तक क्वेश्चन की, ये सभी 4-4 नंबर वाले होंगे जो कि सेक्शन सी में होगा। सेक्शन डी के अंदर 24, 25 और 26 जो क्वेश्चन होंगे ये पैसेज, कार्टून और मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन होंगे, ये आपका सेक्शन डी में होगा। एंड सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे 6-6 नंबर के लास्ट में बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एंड इन सभी की वर्ड लिमिट भी बताई हुई है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये आपका पैटर्न रहेगा जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उसका। एंड यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में दे रहे पेपर आप यहाँ पे देख पाएंगे 1 to 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। दोनों के इंस्ट्रक्शन सेम है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, बस यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया। 13 to 18 आर ऑफ 2 मार्क ईच क्वेश्चन रहेंगे। 19 to 23 4 मार्क ईच रहेंगे। 24, 25 एंड 26 पैसेज, कार्टून एंड मैप बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। 27 to 30 6 मार्क्स ईच क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये पैटर्न इंग्लिश मीडियम में है। आइए हम सेक्शन ए की तरफ आते हैं जहां पे आपका 1 से लेके 12 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो यहाँ पे पूछा गया भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो एक तो कब बना, संविधान जो है कब बने को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड लागू कब हुआ। तो दो टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो संविधान है आप सभी को पता होगा, एक संविधान क्या है, किताब की तरह है जिसके अंदर हमारे पूरे देश को चलाना कैसे, उसके अंदर नियम कायदे कानून होते हैं। तो जब संविधान जब हम 1947 के बाद जब हमें आजादी मिली उसके बाद हमने संविधान अपने देश के लिए बनाने का काम चालू किया। और जो ये जो बनकर तैयार हो गया वो हो गया 26 यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया। तो ये बना कब? तो 26 नवंबर 1949 को। एंड लागू कब होता है? तो जस्ट उसके 2 महीने बाद जो है 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो जाता है। तो कब बना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। बाकी आपके ऑप्शन दे रखे 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन लागू हुआ था, बनकर तैयार नहीं, लागू हुआ था। 26 दिसंबर 1949 एंड इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन जो का है वो इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम में ही अगर इसे हम देखें, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये बन गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, मौलिक अधिकारों के संशोधन में इनमें से कौन सक्षम है? तो अगर हम देखें, हम संविधान को देखते हैं तो संविधान में बहुत सारे नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है इसके बहुत सारे एक तरह से नियमावली है जिसके अंदर नियम लिखे हुए कि देश चलेगा कैसे। लेकिन कोई भी चीज संशोधन होती रहती है यानी बदलाव होता रहता है, यानी इसके अंदर संशोधन कुछ क्या पता सुधार करने की और जरूरत हो आगे चल के, तो समय समय पर इसमें संशोधन होते रहते हैं। तो इसमें मौलिक अधिकार भी है। हमारे मौलिक अधिकार जो हमें हमारे आप सभी को पता होगा जिसके अंदर आपके 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो उसके अंदर जो संशोधन है इनमें से कौन करता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? तो संविधान के अंदर जो संशोधन होते हैं उसका काम जो है संसद का ही है। तो संसद इसका राइट आंसर होगा। कोई भी संविधान में संशोधन होता है या कुछ नए प्रावधान लाए जाते हैं, कोई नया नियम लाया जाता है, वो संसद के द्वारा ही लाया जाता है। तो संसद इसका राइट आंसर होगा। संसद के अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों की सहमति रहती है तभी कोई संशोधन होता है, तो ये करा सकती है संसद, इसमें संशोधन करा सकती है। लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन करना आसान नहीं होता है क्योंकि ये हमारे ऐसे अधिकार है जिनको खत्म ही नहीं किया जा सकता है। इसको छूना भी जो मतलब बहुत मुश्किल है मौलिक अधिकारों को। बाकी संसद जो है वो कर सकती है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश मीडियम में देखें, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट
टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है पार्लियामेंट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। थर्ड आपका क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो यहाँ पे सुकुमार सेन, मनीष अरोड़ा, सुनील अरोड़ा या ओम प्रकाश। तो राइट आंसर आपका सुकुमार सेन जो है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन जो है आपका ए यानी ऑप्शन जो का है वो इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो वो सुकुमार सेन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 4, किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान है? आपके सामने ऑप्शन है का सरोजनी नायडू, का डॉक्टर अंबेडकर ने, आपका ग है महात्मा गांधी या घ पंडित नेहरू ने। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। एंड अगर हम देखें पहले, सबसे पहले राज्यपाल को आप समझ लें, कई ज्यादा ऐसे भी बच्चे होंगे जो राज्यपाल को ही नहीं जानते। आपने देखा होगा भारत, अगर हम हमारे देश के स्तर पे देखें तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री जो हमारे एक तरह से लोकसभा में या आप कह दें कि मुखिया होता है देश का। ऐसे ही ये पूरे देश का मुखिया होता है, लेकिन एक स्टेट का भी होता है जिसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री दिल्ली का अलग होगा, उत्तर प्रदेश का अलग होगा, तो मुख्यमंत्री होता है। जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश को संभालता है, वैसे मुख्यमंत्री राज्य की देखरेख करता है, राज्य को संभालता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री के बाद जो है राष्ट्रपति भी आपने सुना होगा, राष्ट्रपति भी होता है देश। तो राष्ट्रपति को भी क्या है, केंद्र स्तर पर यानी इसको देखता है पूरे भारत को, लेकिन राज्य स्तर पर भी राष्ट्रपति के जैसा एक और होता है जिसको हम राज्यपाल ही बोलते हैं। यही होता है राज्यपाल। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है एंड राज्य के अंदर ये काम करता है। तो हर एक राज्य में राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है, क्योंकि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है एंड इनडायरेक्टली ये अगर देखें तो राष्ट्रपति जो कहेगा वही काम करेगा ये। तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल एक तरह से निगरानी करता है राज्यों के अंदर, मुख्यमंत्री या उसके राज्यों की निगरानी करता है एक तरह से। तो इसीलिए जो है कहा गया है कि किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान है? तो सरोजनी नायडू, ऑप्शन जो का है वो इसका राइट आंसर होगा। आगे अगर हम देखें इसी को इंग्लिश मीडियम में, हु सेड दैट द गवर्नर इज अ लाइक अ बर्ड इन अ गोल्डन केज? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो पांचवा और छठा आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, उसके लिए आपके पहले ही निर्देश दे दिए गए। यहाँ पे क्वेश्चंस दे दिया, विकल्प दे दिया गया आपके सामने, जैसे ये आपके विकल्प है एंड क्वेश्चंस नीचे की तरफ है। तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये आपके क्वेश्चन है पांचवा और छठा। तो पांचवा क्या है, भारतीय संविधान में लोकसभा चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, जो सबसे आगे होता है उसी की जीत होती है, यानी सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलता है वही जीतता है। तो ये बात सही है, हमने अपना रखी है। एंड कारण क्या है, भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में इसकी सरलता के फलस्वरूप इसको सर्वसम्मति भी मिली। तो ये भी बात सही है, जहाँ पे ज्यादा संख्या होती है, ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, जैसे भारत में अगर हम देखें तो 140, यानी हम लगभग अगर हम देखें तो पहले नंबर पे आ चुके हैं। बस जनगणना होनी बाकी है, वरना हम पहले नंबर पे ही है। ठीक है, चीन के बाद हम दूसरे नंबर पे दिया हुआ है हमें, लेकिन हम पहले नंबर पे आ चुके हैं। बस जनगणना होगी तो पता चल जाएगा। ऐसी इतनी जनसंख्या देश में रहती है और इनको क्या है कि एक ऐसे चुनाव प्रणाली में लाना जिसके अंदर जो है मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती है अगर हम दूसरी प्रणाली को अपनाते हैं। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। तो ये बहुत आसान भी है, इतनी बड़ी जनसंख्या जहाँ रहती है उसके लिए। तो इसलिए भारत ने अपना भी रखा और सही भी है। तो पांचवे का अगर हम देखें तो दोनों ही सही है और जो कारण है वो इसकी सही व्याख्या करता है। छठे क्वेश्चन को ही अगर हम देखें तो अभिकथन दिया हुआ है, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो ये बात सही है। भारतीय संविधान को अगर हम देखें, हमारे जो संविधान जब हम आजाद हुए उसके बाद हमने बनाना चालू किया, तो उस समय हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था संविधान को बनाते समय। तो ऐसे में हमने दूसरे देशों के संविधान से भी हमने बहुत सारे सिद्धांत को अपने संविधान के अंदर लिए। जैसे आप अमेरिका के संविधान को देखें तो वहां से भी हमने लिया। हमने रूस के संविधान हो गया, कनाडा का संविधान हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस का संविधान हो गया, ब्रिटेन का संविधान हो गया। तो हमने बहुत देशों के संविधान से जो है अपने संविधान के अंदर जो भी सिद्धांत थे वो हमने अपने संविधान में भी लिए। पूरा संविधान नहीं लिया, मतलब जो जो चीजें हमें अच्छी लगी हमने अपने संविधान के अंदर डाल लिए। तो ये तो बात सही हो गया, हमने उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने दूसरे संविधान से
बहुत सारी चीजें हमने अपने संविधान में ली। भारतीय संविधान में कई देशों से लिए गए उनके संविधान नियम व कायदे कानून है, तो इसीलिए कहा जाता है उधार का थैला। तो दोनों ही सही है एंड सही व्याख्या भी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों का ए और आर यानी कथन, अभिकथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। आपका पांचवा और छठे दोनों का ही आंसर ऑप्शन का आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। एंड इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए एंड यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे दिया हुआ है, द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इलेक्शन टू बी हेल्ड, यहाँ पे काट दीजिए इसे आप, ठीक है। इसको अपनाया गया फॉर द इलेक्शन। एंड अगर आगे देखिए रीजन क्या है, इन अ कंट्री विद a population like India and according to its simplicity, its culture was also found। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों ही सही है। राइट आंसर पांचवा भी हो जाएगा आपका, कथन और कारण। एंड छठे को देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ बैग ऑफ डेब्ट। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये भी सही है। एंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मैनी कंट्रीज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशंस आर लॉ, तो ये भी सही है। तो ये इस रीजन से कहा जाता है क्योंकि हमने दूसरे देशों के संविधान से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने संविधान में शामिल किए। तो ये आपका हो जाएगा पांचवे और छठे का जो ऑप्शन है आपके दिए हुए ए, वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 7वां पूछा गया है, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो विधानसभा का जो चुनाव होता है उसका जो निर्वाचन होता है उसका किसकी देखरेख में होता है? मुख्यमंत्री के, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या निर्वाचन आयोग? तो देखिए, भारत के अंदर जो भी चुनाव होते हैं ना उसकी देखरेख के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, जिसे हम ये ऑप्शन जो घ है वो इसका राइट आंसर होगा। इसको बनाया गया है, देश के अंदर चुनाव होता है तो उसके लिए बहुत सारे चुनाव से रिलेटेड काम होते हैं, तो उसको कराने की जिम्मेदारी, निगरानी रखना, चुनाव करवाना, ठीक है, बहुत सारे काम इसके होते हैं निर्वाचन आयोग के। तो निर्वाचन आयोग है जिसकी जिम्मेदारी रहती है चुनाव करवाने की। तो ऑप्शन जो आपका निकल कर आ जाएगा राइट वो है घ, निर्वाचन आयोग। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ही सातवें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें, द असेंबली इज अंडर द सुपरविजन ऑफ द मेंबर्स, यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8वें को। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या है, कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या डॉक्टर अम्बेडकर? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन जो ग है, महात्मा गांधी, वो इसका राइट आंसर होगा। हिंद स्वराज जो पुस्तक है इन्होंने ही लिखी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका 9वां। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव को क्या कहेंगे? तो आप सभी को पता होगा। आप समानता क्या है, यानी अगर हम समानता को देखें, यहाँ पे बताया गया समानता ऑप्शन में, तो समानता क्या है? दो लोगों यानी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना, ठीक है, यही समानता है। स्वतंत्रता क्या है? आप पर जो है किसी का दबाव नहीं होना, यानी एक तरह से अब कहते हैं ना कि प्रतिबंध ना होना, यही क्या है? स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे प्रतिबंधों के अभाव को क्या कहेंगे? स्वतंत्रता, ये इसका आ जाएगा। सामाजिक न्याय, अधिकार, ये आप सभी को पता होगा। ऑप्शन जो ख है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। प्रतिबंधों के अभाव को क्या कहते हैं? स्वतंत्रता। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट इज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडिविजुअल कॉल? तो यहाँ पे फ्रीडम, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ आते हैं। कौन सी सरकार व्यक्ति स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? तो कई देश के, विश्व के अंदर देखेंगे तो कई प्रकार की सरकारें रहती है, जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें, उपनिवेशवादी सरकार, साम्यवादी सरकार, फांसीवादी सरकार, इस टाइप की सरकारें हैं। भारत के पास कौन सी है? तो लोकतांत्रिक सरकार। ऐसी अमेरिका के पास भी लोकतांत्रिक सरकार है, कनाडा के पास भी है, एंड कई देशों के पास साम्यवादी सरकार भी रहती है, जैसे रूस को देखेंगे आप, चीन को देखेंगे। उपनिवेशवादी सरकार भी रहती है, एक तरह से गुलाम जिसे कह सकते हैं आप, एंड फांसीवादी सरकार। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है, यानी कम से कम आपके जो है एक तरह से आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना, एक तरह से कम करती है। व्यक्ति स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है। अगर हम देखें तो वो होता है लोकतांत्रिक सरकार के अंदर। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप
अगर आप देखेंगे भारत में क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है। एंड यहाँ पे आप कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, आपसे कोई नहीं पूछता। आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी सरकार हो, कोई भी कानून हो, आपको जो है मतलब आपके ऊपर रोक टोक नहीं करता है। तो लोकतांत्रिक सरकार जहाँ होती है वो सही होती है। कई ऐसी बात देश के लिए जो है लोकतांत्रिक सरकारें, ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे कि सही होती है और बिल्कुल ही सही होती है, कमियां भी रहती है, लेकिन हाँ, इनके मुकाबले जो है बहुत अच्छी होती है। 10वें को अगर हम देखें, विच गवर्नमेंट इम्पोज द लीस्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, कानून के समक्ष समानता का अधिकार निम्न में से कौन सा है? तो हमारे पास जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अधिकार भी कई टाइप के होते हैं, जिसके अंदर राजनीतिक अधिकार हो गया, नागरिक अधिकार हो गया, सामाजिक अधिकार हो गया, प्राकृतिक अधिकार हो गया। ये आपके पास अधिकार को भी कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एंड कानून के समक्ष समानता को देखेंगे अगर आप, तो ये कानून में क्या है, तो जो राज्य आपको अधिकार देते हैं ना, तो वो राजनीतिक अधिकारों के अंदर आते हैं। नागरिक अधिकार हो गया, सामाजिक अधिकार जैसे समाज जो देता है, एंड प्राकृतिक अधिकार अगर हम देखें तो वो हमें जन्म से मिल जाते हैं, जो हमें प्रकृति देती है, जैसे जीवन जीने का अधिकार। तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार, तो ये हमारे पास संविधान है एंड उसके द्वारा हमें मिला गया है। तो राजनीतिक अधिकार के अंदर काउंट होता है ये। राजनीतिक अधिकार होगा कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन का इसका सही होगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हु हैज द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो पॉलिटिकल राइट्स है, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12वां आपसे पूछा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन इस प्रकार के न्याय का अंश है। तो यहाँ पे आपके राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्य किया जाता है, काम किया जा रहा है, एंड काम इसके वेतन की बात हो रही है, नहीं पैसों से संबंधित जहां पे भी हो ना, तो जहां आर्थिक दिखे तो वो आर्थिक न्याय, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो समान कार्य के लिए समान वेतन, दो व्यक्ति है, दोनों एक जैसा ही वर्क कर रहे हैं, जैसे दोनों का काम क्या है, मिस्त्री है, दोनों घर बनाने का काम करते हैं, एंड दोनों को एक जैसा ही वेतन देना क्या है, ये जो आर्थिक न्याय है उसका अंश है। ऑप्शन जो आपका ग है वो इसका राइट आंसर होगा। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज पार्ट ऑफ सच जस्टिस, तो यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपका सेक्शन ए पूरा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अंदर 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 12 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए के अंदर, जो कि एक एक नंबर के होंगे। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो हमने लिए पहले पेपर के अंदर, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में डिस्कस करेंगे सभी दो दो नंबर के क्वेश्चंस है उसको। तो यहाँ से सेक्शन बी आप देख सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका 13 से लेकर 18 तक रहेगा, और सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। आइए डिस्कस करते हैं 13वें से। 13वां जो क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान क्यों महत्वपूर्ण है? आप सभी बता सकते हैं, ऐसे भी आप जो है पैराग्राफ में भी बता सकते हैं, एंड हाँ आंसर्स अच्छे कैसे दिखे उसको भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे संविधान क्यों महत्वपूर्ण है, तो सब हेडिंग करके आप बना सकते हैं। जैसे 13वां क्वेश्चन है, इसका पहला लिखकर आप जो है विश्वास, ठीक है, यहाँ पे विश्वास बनाने के लिए, आपसी विश्वास पैदा करने के लिए इसे अंडरलाइन करके आप इसके बारे में 2-4 लाइन लिख सकते हैं। एंड दूसरा पॉइंट की तरफ आएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं देश के विकास के लिए, यहाँ पे विकास के लिए लिख सकते हैं, तो विकास के लिए। एंड इसको आप जो है हेडिंग को अंडरलाइन करेंगे एंड इसके बारे में लिख सकते हो। तो 2 पॉइंट जरूर लिखे 2 नंबर के क्वेश्चंस में। इस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी संविधान क्यों महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता होगा। किसी भी देश के लिए, कोई भी देश हो उसके लिए एक नियम का, या कोई देश हो, कोई समाज हो, या आप देखेंगे कोई स्टेट ही हो, उसके लिए क्या है, कोई नियम होना चाहिए, जिससे क्या है अपना विकास कर सके, आपस में लोगों का क्या है मेल जोल हो सके। उसमें संविधान बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि आपके अधिकार क्या है, हमारे अधिकार क्या है। तो हम क्या है, एक ही देश के निवासी होते हुए भी क्या है, हम दूसरे की शक्ल हमने कभी ना देखी और अनजान हो, लेकिन हम जो है सेफ फील करते हैं अपने देश के अंदर। तो संविधान क्यों महत्वपूर्ण है, देश के विकास करने के लिए, न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए किसी भी देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एंड 13वें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट, तो दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ मिनिमम कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, so the constitution is very important for any country।
13वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां, अधिकारों के घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं? तो 14वां क्वेश्चन अधिकारों के घोषणा पत्र से रिलेटेड पूछा गया है। अगर हम देखें अधिकारों का घोषणा पत्र है क्या, भारत के अंदर देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसके अंदर आपके जो अधिकार है, जैसे ये हमारा संविधान है, ठीक है, संविधान, एंड इसके अंदर देखेंगे तो आपके अधिकारों जो मौलिक अधिकार है आपके छह, इसको बता दिया गया है लिखकर कि ये आपके छह मौलिक अधिकार है। तो आप सभी को पता होगा कि आपके अधिकार कौन कौन से। ऐसे दूसरे देशों के संविधान में भी ऐसे होता है कि उनके अधिकारों को क्या लिख के बता दिया जाता है कि आपके, सभी में ऐसा नहीं होता लेकिन जो लोकतांत्रिक देश होते हैं ज्यादातर देशों में यही होता है कि आपके अधिकारों को बता दिया जाता है कि ये आपके अधिकार है, मौलिक अधिकार। ऐसी जो जो अधिकार, ऐसे अधिकार जिसको संविधान के अंदर सूचीबद्ध कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ये आपके मौलिक अधिकार है, उसी को क्या है, अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। ऐसे देखिए अगर हम अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है, ऐसी सूची को हम अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स? तो यहाँ पे आंसर देखिए, इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सच ए लिस्ट इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। तो यहाँ पे जो है डिसीजन, जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है आपका, क्या होता है, सिटीजन्स के जो भी आपके जो है अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, उसको संविधान के अंदर यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कर दिया जाता है, लिस्ट कर दिया जाता है, जैसे हमारे संविधान में हो रखा है। तो हम सभी को पता है, ऐसी इसी को कहते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। आई होप कि आप समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। लोकतंत्र के प्रकारों को आपको बताना है। तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है, लोकतंत्र अगर हम देखें, हमें जैसे किसी व्यक्ति को चुनना होता है तो हम जो है, अगर आप क्लास की बात करें, क्लास में हमारे टाइम पे ये होता था कि क्लास में किसी को मॉनिटर बनाना है, तो टीचर क्या करते थे, जो जो बच्चे मॉनिटर बनना चाहते हैं उनको बुला लेते थे, तो दो चार बच्चे उठ के आ गए, एंड जो बाकी स्टूडेंट हुआ करते थे, जैसे 30-40 जो स्टूडेंट हुआ करते थे, वो इनमें से एक एक करके जो है बताते थे हम इसके साथ है, तो वो हाथ खड़ा करके करते थे, यानी डायरेक्ट ही ये चुन रहा है, यानी एक जो है व्यक्ति दूसरे जो अपने लीडर्स है उसको डायरेक्ट चुन रहा है, कई सारे यहाँ पे खड़े हुए नेता उसको वो डायरेक्ट चुन रहा है, एंड वो जाकर जो है इसके लिए काम करता है, ठीक है। एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी ये व्यक्ति जो चुना, इसके बीच में कोई और है, इसने किसी और को चुना, इसने आगे जाके किसी और को चुना, ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र नागरिक रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधा भाग लेता है, हाथ उठाकर। उदाहरण के लिए प्राचीन यूनान के अंदर देखेंगे तो चुनाव ऐसे हुआ करते थे, और ग्राम सभा का चुनाव जो होता है वो ऐसे ही होता है। एंड अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधि, यानी जनता ये है, इसने अपना जो प्रतिनिधि चुना इसको भेजकर, आगे जो है भेजकर सरकार की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं, जैसे भारत और इंग्लैंड में होता है ये। इंग्लिश मीडियम में देखिए, स्टेट द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पे आप देख पाएंगे। एंड यहाँ पे क्या होता है, सिटीजन्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डे टू डे डिसीजंस एंड रनिंग ऑफ गवर्नमेंट इजी। एन एंशियंट ग्रीक विलेज काउंसिल इलेक्शन बाय रेजिंग हैंड। तो ये एग्जांपल ये हुए आपके एंशियंट ग्रीक में, यहाँ पे देखें हम, एंड विलेज काउंसिल इलेक्शंस के अंदर ये होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करें हम, यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें, तो पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय सेंडिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइक इंडिया, इंग्लैंड। तो ये इसका राइट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन हो गया आपका। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, निजी स्वतंत्रता एक तरह से। निजी मामलों में जो है विकल्प की स्वतंत्रता है, जीवन की सुरक्षा की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति तथा आस्था की स्वतंत्रता, ये सभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पार्ट्स होते हैं। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड इसके अंदर इंग्लिश मीडियम में ही देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल लिबर्टी? फ्रीडम ऑफ चॉइस इन पर्सनल मैटर्स, सेफ्टी ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सकारात्मक कार्यवाही का वर्णन करें। सकारात्मक कार्यवाही क्या होता है? तो जो कानून बना दिए गए हैं उन्हें सही रूप से लागू करना, असमानता की गहराई को भरने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे दलित वंचित समुदाय, महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति तथा हॉस्टल जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो सकारात्मक कार्यवाही वही वही होता है एक तरह से, जो लोग नहीं कर पाते हैं सरकार उनको जो है अलग से उनकी मदद करती है, चाहे वो आप देखेंगे
स्कूल्स में ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, इनसे आते, तो उनके लिए क्या है, एक तरह से आप देखेंगे तो उनके लिए पैसे थोड़े ज़्यादा दिए जाते हैं। जो ऐसे वर्ग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं, उनको क्या है, सामान्य जैसे जर्नल हो गए, तो उनके बराबर लाने का प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा कार्य कर, ठीक है? बहुत सारी जो है उनको सुविधाएँ प्रदान की जाती है, ताकि वो क्या है, दूसरों के औरों के बराबर आ सके। तो सकारात्मक कार्यवाही यही है, जो पिछड़े वर्ग है उनको जो है आगे लाया जा सके। उनके लिए छात्रवृत्ति हो गया, हॉस्टल जैसी सुविधाएँ दी जाती है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, डिस्क्राइब affirmative action to the laws that have been made should be implemented properly. Positive steps should be taken to fill the depth of inequality. Facilities like scholarship and hostels should be provided for Dalit deprived community movement. तो ये इसका राइट आंसर होगा इंग्लिश मीडियम। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, किन्हीं दो कानूनी कर्तव्यों के बारे में बोला गया, तो हमारे कानूनी कर्तव्य कौन-कौन से हैं? जैसे हम संविधान का सम्मान करें, ये हमारा कानूनी कर्तव्य है। राष्ट्रध्वज का व राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, देश की रक्षा करना चाहिए। कोई 2 पूछे गए थे, यहाँ पे आपके 4 लिखे, तो ये हमारे कानूनी कर्तव्यों के अंदर आते हैं। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए, स्टेट एनी 2 लीगल ड्यूटीज, क्या-क्या है हमारे पास? तो रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस ऑफ द कंट्री। तो ये हमारे क्या है, लीगल ड्यूटीज है हमारी, सभी को ये करनी ही हो चाहिए, ठीक है? ये हमारे कर्तव्य है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे आपके 13 से लेके 18 तक, जो कि हमने सेक्शन बी के अंदर डिस्कस किए। आगे चलते हैं अब हम सेक्शन सी की तरफ, जिसके अंदर 4-4 नंबर के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 19वां क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 19 के बारे में, कि उसके अंदर जो-जो अधिकार दिए हुए हैं, स्वतंत्रता में से किसी 4 को आपको समझाना है। यानी आर्टिकल 19 में वर्णित स्वतंत्रता में से किन्हीं 4 को आपको समझाना है। तो आर्टिकल 19 को देखिए हम, इसके अंदर कई तरह की स्वतंत्रता है, जिसके अंदर आप भाषण की स्वतंत्रता आप देख सकते हैं, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये इसके अंदर शामिल है आर्टिकल 19 के अंदर। आगे देखें तो हम संघ समिति बनाने की स्वतंत्रता है इसके अंदर, सभा करने की स्वतंत्रता है, भ्रमण यानी घूमने की स्वतंत्रता है, या कोई भी काम हो गया उसको करने की स्वतंत्रता है। तो ऐसा नहीं है गलत काम करना, जैसे आप स्मगलिंग स्टार्ट कर दो ड्रग्स की, ये सारी चीज नहीं। व्यवसाय करने की आपको स्वतंत्रता है, जो क्रिमिनल क्राइम के अंदर ना आते हो। तो ये सारी स्वतंत्रता आपके पास होती है, बट अगर आप देखेंगे सभी स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध होता है। जैसे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें, आपको है, आप बोल सकते हो, अपने विचार रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप ये बोल रहे हो जिससे किसी दूसरे को ठेस पहुंच रहा है, हानि हो रही है, ये चीजें आप नहीं बोल सकते, ठीक है? तो आपके ये भी चीजें ध्यान रखनी होती है। तो प्रतिबंध कहीं ना कहीं सभी अधिकारों में होते ही होते हैं। तो ये आपका हो गया आर्टिकल 19, जिसमें ये सारी चीजें कही गई हैं। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, एक्सप्लेन एनी फोर ऑफ द फ्रीडम्स मेंशन इन आर्टिकल 19। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन कमेटी, या फ्रीडम ऑफ असेंबली हो गया, फ्रीडम टू ट्रेवल हो गया, फ्रीडम टू डू बिजनेस हो गया। तो ये आपके फ्रीडम है, आर्टिकल जो 19 है उसके अंदर आपके दिए हुए हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां पूछा गया है, भारत में होने वाले चुनाव प्रक्रिया का वर्णन करें। तो भारत के अंदर, जैसे कि मैंने एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में भी आपसे बताया था, कि निर्वाचन आयोग जिसको बनाया गया है, निर्वाचन आयोग को जो चुनाव कराने की इसकी जिम्मेदारी है, कि भारत के अंदर जो इसके भी चुनाव होते हैं ये करवाती है, इसकी जिम्मेदारी है। जो प्रक्रिया है चुनाव की प्रक्रिया, उसका वर्णन करना आपको। तो निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग द्वारा जो है अधिसूचना जारी होना, अधिसूचना जारी होती है कि चुनाव होने वाला है, फिर चुनाव की तिथि दी जाती है, आवेदन करने के लिए नाम जो है बोला जाता है, आवेदन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, फिर नाम भी वापस, आपने आवेदन कर दिया उसके बाद आप नाम भी वापस ले सकते हो। फिर चुनाव प्रचार तथा चुनाव प्रचार की निगरानी करती है, तय तिथि पर जो भी डेट दिया गया उस समय वो चुनाव कराती है निष्पक्ष रूप से, एंड फिर जो है वोटों की गिनती की जाती है, फिर चुनाव के जो भी परिणाम होते हैं उनकी घोषणा की जाती है। तो ये रहता है भारत के अंदर जो चुनाव प्रक्रिया है उसकी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। पहले सबसे पहले अधिसूचना जारी करना, फिर चुनाव की तिथि तय करना, आवेदन का नाम हो गया, जो अप्लाई करना चाह रहा है, फिर नाम लेने की, नाम वापस भी ले सकते हैं आप, फिर चुनाव प्रचार होता है, निगरानी की जाती है चुनाव की, तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र रूप से कराया जाता है, फिर उस वोटों की गिनती होती है, फिर चुनाव का जो परिणाम होता है वो घोषित किया जाता है। तो इस तरह से भारत के अंदर चुनाव की प्रक्रिया है।
एंड इंग्लिश मीडियम में देखेंगे आप डिस्क्राइब द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, तो इश्यूएंस ऑफ नोटिफिकेशन बाय द इलेक्शन कमीशन, डेट ऑफ इलेक्शंस हो गया, डेट ऑफ एप्लीकेशन, विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन, मॉनिटरिंग द इलेक्शन कैंपेन एंड इलेक्शन कैंपेन, मेकिंग इलेक्शंस फ्री एंड फेयर ऑन द फिक्स डेट एंड जो है काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। तो ये आपका इस तरह से है इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। तो ये इंग्लिश मीडियम में था। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है राजनीतिक सिद्धांत का महत्व के बारे में आपसे पूछा गया है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका महत्व का के बारे में बताइए। तो राजनीतिक सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं उसका महत्व क्या है? न्याय व समानता के बारे में, सुव्यवस्थित सोच का विकास हो पाता है। अगर आप अपनी सेकंड वाली किताब देखते हैं पॉलिटिकल साइंस की, जिसके अंदर आपका जो है राजनीतिक सिद्धांत पहला चैप्टर जैसे राजनीतिक सिद्धांत है, दूसरे चैप्टर को देखेंगे आप तो जैसे स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, ठीक है, आपके पास जो है बहुत सारे जो चैप्टर के नेम है उसको ही आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, मतलब उसमें भी आप पूरी तरह एक्सप्लेनेशन किसी की सही नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे सभी के जो है दिए जाते हैं व्यू की स्वतंत्रता ये हो सकता है, जैसे स्वतंत्रता तक क्या है आपके ऊपर, स्वतंत्रता मतलब क्या है अगर हम देखें तो आपके ऊपर कोई प्रतिबंध ना होना ये स्वतंत्रता है, लेकिन ये पूरी तरह एक्सप्लेनेशन सही है, क्योंकि प्रतिबंध नहीं होंगे तो दूसरों की स्वतंत्रता को आप हानि पहुंचाओगे। तो क्या है स्वतंत्रता, क्या है आजादी, ऐसी आजादी जिससे आपकी आजादी से दूसरे को नुकसान ना हो रहा, तो ये भी आप कह सकते हैं। ऐसी समानता क्या है? तो समानता आप कहेंगे कि इक्वालिटी, जिसमें सभी व्यक्ति समान है, एक एक जैसे, लेकिन सभी तो समान हो नहीं सकते, क्योंकि क्लास में बैठे सभी एक छात्रों को अगर एक जैसे नंबर दे देंगे तो ये समानता है नहीं। यानी समानता क्या है? यानी अगर हम समानता को देखें तो यहाँ पे समानता निकल के आ रहा है कि कार्य के आधार पर, सोच, बुद्धि, इसके आधार पर जो हमें समानता देखनी जानी चाहिए। तो ये भी आप कह सकते हैं, तो कई टाइप की होती है। इसीलिए न्याय व समानता के बारे में हमें सुव्यवस्थित सोच का विकास में राजनीतिक सिद्धांत के पढ़ने के बाद ही पता चल पाता है। तो इससे ही पता चल पाता है हमारे हमें हमें इसका महत्व। तर्क संकट व प्रभावी ढंग से संप्रेषण हो गया, कुशल व प्रभावी राजनीति, निर्णय लेने में सहायक, अंतर्राष्ट्रीय जगत की सूचना प्राप्त करने हेतु। तो अगर हम देखें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं लेता हूँ वो है आपका निर्णय लेने की शक्ति में सहायक। आप कोई भी फैसला लेते जिसमें राजनीतिक सिद्धांत आपकी अगर आपने पढ़ा है तो इसके लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। आप क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है, राजनीतिक सिद्धांत आपने पढ़ा हो तो आप अच्छे से समझ पाते हो उस चीज को। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत की सूचना प्राप्त करने के लिए हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं। तो यही कारण है जिसकी वजह से इसको महत्व दिया जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजनीतिक सिद्धांत। अगर आप पढ़ते हैं तो पॉलिटिकली ही नहीं, आपके पास जो है आप कहीं भी फैसला लेंगे तो वहां पे मदद करता है। इंग्लिश मीडियम में देखिए डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमेटिक थिंकिंग अबाउट जस्टिस एंड इक्वालिटी, कम्युनिकेटिंग लॉजिकली एंड इफेक्टिवली, हेल्पफुल इन मेकिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव पॉलिटिकल डिसीजंस हो गए, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेशनल वर्ल्ड। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 जो क्वेश्चन है आपका, समानता क्या है पूछा गया है 4 नंबर में क्वेश्चन। समानता है क्या? तो सबके साथ बराबरी अर्थात एक जैसा व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव के, क्या है समानता है। सबको विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना, विशेष अधिकारों का अभाव भी क्या है समानता है, और वास्तव में समानता है। अनेक देशों को अगर हम देखें तो वहां पे समानता क्या है, हमने भी अगर अनेक देशों क्या हम अपने देश को देखें और दूसरे देशों को भी देखें, समानता होने के बाद भी हमारे कानून के अंदर समानता का अधिकार है, लेकिन उसके बाद भी क्या है धन संपदा अवसर कार्य स्थिति व शक्ति की भारी जो है असमानता नजर आती है। तो समानता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए, बल्कि क्या है उनके कार्य के आधार पर जो है उन्हें जांचा जाना चाहिए। प्राकृतिक असमानता इसे अगर हम देखें तो लोगों में उनकी विभिन्न क्षमता और प्रतिभाओं के कारण जो है समाज जनित असमानताएं, प्राकृतिक असमानता एक ऐसी होती है जो लोगों में उनकी विभिन्न क्षमता और प्रतिभाओं के कारण होती है, लेकिन समाज जनित जो असमानता होती है वो अवसरों की असमानता व शोषण से पैदा होती है। तो यहाँ पे समानता कैसे पैदा होती है ये भी बताया गया है, सॉरी असमानता। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 22। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे व्हाट इज इक्वालिटी। तो इक्वालिटी विद एवरीवन मींस ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट टू all and absence of special rights in is equality in reality. Despite the inclusion of equality in the law of many countries, there is a hug in equality of wealth,
opportunities, work, status, and power in the society. According to equality of opportunities or treatment that a person receives should not be determined by birth or social circumstances. Natural inequalities arise among people due to their different abilities and talents, but जो socially generated inequalities जो होती है arise due to inequality of opportunities and explosion. ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका हो जाएगा इक्वालिटी के बारे में। आगे की तरफ आए तो धर्मनिरपेक्ष के बारे में क्वेश्चन है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता बताइए। तो धर्मनिरपेक्ष वे राज्य होते हैं जिस देश का या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। जैसे भारत अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो भारत का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। भारत सभी धर्मों को एक समान मानता है और किसी को ऊपर नहीं रखता है, किसी को विशेष दर्जा नहीं दिया गया। ऐसी अमेरिका को देखें हम तो यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य जिसमें किसी धर्म को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। ऐसी अगर हम एग्जाम्पल के लिए जहां देखें तो ये पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्या है, एक जो है इस्लामिक कंट्री है जिसके अंदर इस्लाम को जो है इन्होंने राज्य मतलब दर्जा दिया हुआ है, विशेष धर्म का दर्जा दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। तो अगर हम देखें तो वह राज्य जहां सरकार की तरफ से किसी भी धर्म को आधिकारिक यानी कानूनी मान्यता ना दी गई हो, सर्वधर्म समभाव की जो अवधारणा है उसका महत्व देते हो, धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकना, धार्मिक संस्थाओं एवं राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच अंतर स्पष्ट होना चाहिए, तभी शांति, स्वतंत्रता और समानता स्थापित हो पाएगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता देखें तो किस बहुत सारी चीजें आप इसके बारे में लिख सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो धर्म के लिए नहीं बल्कि जो है वो लोगों के लिए देश के लिए काम करता है, ना कि वो धर्म के लिए। किसी भी प्रकार के धार्मिक गठजोड़ से वो परहेज करते हैं। ऐसे लक्ष्य व सिद्धांतों के प्रति जो है प्रतिबद्ध होने चाहिए जो शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जनाओं से आजादी को महत्व दे। तो ये आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य वही राज्य होते हैं जो किसी भी धर्म को जो है मतलब ऊपर नहीं रखते कि सभी, जैसे भारत के अंदर देखें तो सभी धर्म बराबर, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर देखें तो ऐसा नहीं है, वो इस्लाम धर्म को उन्होंने विशेष धर्म का दर्जा दिया हुआ है। स्टेट द फीचर्स ऑफ अ सेकुलर स्टेट, तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष को सेकुलर कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य को सेकुलर स्टेट कहा जाता है। तो भारत है बट पाकिस्तान को अगर हम देखें एग्जाम्पल के लिए तो नहीं है। तो द स्टेट वेयर नो रिलीजन हैज बीन गिवन ऑफिशियल एंड लीगल रिकॉग्नाइजेशन बाय द गवर्नमेंट। Importance of the concept of equality of all religions, stopping the supremacy of religious group हो गया। There should be a clear distance between religious institutions and the institutions of state power. Only then peace, freedom and equality will be established. Absenting from any kind of religious alliance हो गया। Be committed to goals and जो है principles that value peace, religious freedom, freedom from religious persecution, discrimination and taboo। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या विशेषता होती है धर्मनिरपेक्ष राज्य की, एक वर्ड में लिख मतलब एक ही पैराग्राफ में आप लिख पाएंगे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, जिसमें किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। तो ये हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य, उसके लिए सभी धर्म बराबर है, धर्म आधार पर कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एंड ये आपका सेक्शन सी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपका आता है मैप बेस्ड, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। एंड ये आपका सेक्शन डी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, यहाँ पे गद्यांश दे दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इसे पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आना है। जैसे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ये है आपका क्वेश्चन, नेहरू जी के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। अब आपको गद्यांश की तरफ जाना है। वैसे तो आप सभी ने चैप्टर पढ़ा हुआ तो आपको आंसर्स पता ही होगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी स्वयं किसी धर्म का आएगा, ठीक है, किसी धर्म का जो है अनुसरण नहीं करते थे, ईश्वर में उनका विश्वास ही नहीं था, लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। इस अर्थ में नेहरू तुर्की के अतातुर्क से काफी भिन्न थे, साथ ही वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे। अगर हम देखें उनके विचार क्या है तो यहाँ पे आता है राज्य का अपना विशेष धर्म होगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन बी की तरफ बढ़े तो राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण होगा, राज्य धर्म के लिए कानून बनाया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भले ये किसी धर्म को फॉलो नहीं करते थे
लेकिन ये मानते थे राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेहरू जी किस धर्म का अनुसरण करते थे? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा पैसेज के अंदर, ये जो है किसी भी धर्म का जो है खुद जो है किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। तो ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू जी स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, किसी धर्म को नहीं फॉलो करते थे। ऑप्शन डी आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड 24वें का। नेहरू जी का तुर्की के अतार्कतुक से संबंध था, तो वो उनके विचारों से भिन्न विचार रखा करते थे। ऑप्शन जो सी है, अतार्कतुक जो है के विचारों से भिन्न विचार रखते थे। अगर आप गद्यांश में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। इस अर्थ में नेहरू तुर्की के अतार्कतुक से काफी भिन्न थे। साथ ही वे धर्म और राज्य के बीच, यहाँ पे ये राइट आंसर आपको मिल गया है। ठीक है, उनके विचार अलग थे तुर्की के जो अतार्कतुक थे। आगे की तरफ बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है 24वें का। धर्म और राज्य के बीच संबंधों को लेकर नेहरू जी के विचार थे। तो धर्म हो गया और राज्य, इनके बीच संबंधों को लेकर नेहरू जी के क्या विचार थे? तो नेहरू जी धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में थे। नेहरू जी धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में नहीं थे। नेहरू जी धर्म और राज्य को दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखते या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप गद्यांश की तरफ जाएंगे एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा उनके विचार में, यहाँ पे देखेंगे उनके विचार के अनुसार समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। जातीय भेदभाव अगर हम देखें यहाँ पे नहीं है। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था इस अर्थ में। अ, अगर हम देखें इस पैसेज में डायरेक्ट आंसर तो नहीं दिया हुआ है, बट इसका अगर हम राइट आंसर देखें यहाँ पे, नेहरू जी धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में नहीं थे। यहाँ पे पक्ष में थे तो ये नहीं थे। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूरी तरह जो है धर्म और राज्य पूर्ण संबंध विच्छेद हो इनका, ऐसा भी नहीं था, ये इनके पक्ष में थे। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी इसका। रीड द फॉलोइंग, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस दिए हुए एंड ये इंग्लिश मीडियम में है आपका नीचे वाला। एंड इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जो है सेकुलरिज्म अकॉर्डिंग टू नेहरू। तो नेहरू के अकॉर्डिंग जो है सेकुलरिज्म क्या है? तो यहाँ पे द स्टेट शॉल हैव इट्स ओन जो है एक्सक्लूसिव रिलीजन होगा या ऑल रिलीजन। यहाँ पे ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा इसका। ऑल रिलीजन्स विल हैव इक्वल प्रोटेक्शन बाय द स्टेट। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे पढ़े हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच रिलीजन डिड नेहरू फॉलो। तो नेहरू जो है कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे। जवाहरलाल नेहरू हिमसेल्फ डिड नॉट फॉलो एनी रिलीजन। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। नेहरू जी हैड रिलेशन विद टर्की जो है अतार्कतुक। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। उनके डिफरेंट व्यूज थे फ्रॉम किससे? अतार्कतुक से, जो कि तुर्की के थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें तो नेहरूज व्यूज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है नेहरू वॉज नॉट इन फेवर ऑफ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपका हो जाएगा पैसेज वाला जो क्वेश्चन रहता है। ठीक है, गद्यांश वाला जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 24 रहेगा, कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि आपका पूछा जाएगा मानचित्र से। एंड मानचित्र में आपका कुछ इस तरह से पूछा गया है कि ऐसे 4 राज्य दर्शाए गए हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल है, इनको पहचान कर अपनी पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पे कुछ मैंने तो यहाँ पे आंसर आपको दे दिए है, जो संबंधित अक्षर दे दिया है तो आपका आंसर भी दे दिया। बाकी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ इस तरह से आपका दे दिया जाएगा मैप। एंड मैप के अंदर जो है द्विसदनीय, जैसे ये है, ये आपका यूपी हो जाएगा। यहाँ पर जो है द्विसदनीय है, यहाँ पे हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा कर्नाटक। एंड लास्ट वाला जो निकल कर आ जाएगा ये आपका आ जाएगा तेलंगाना। तो आपको भरना है इसके अंदर राइट आंसर क्या निकल कर आएगा, ये आपको फिल करना होगा। बाकी यहाँ पे आपको राज्य का नाम भी लिखना है। जैसे ए से किसको डिफाइन किया गया है तो यूपी को, बी से किसको किया गया है सी को, और डी को तो आपको बताना होगा। बाकी मैंने आपको भर दिया है। जैसे ए से यूपी है, बी से कर्नाटक है, सी से महाराष्ट्र है और डी से तेलंगाना है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से आपको फिलअप करना पड़ेगा। द्विसदनीय राज्य कौन से होते हैं? वैसे आप सभी को पता होने चाहिए, लेकिन नहीं पता है द्विसदनीय विधानमंडल होता क्या है। तो जैसे हमारे केंद्र स्तर पर देखें तो क्या रहती है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये रहती है संसद के 2 पार्ट। संसद के 2 पार्ट है, लोकसभा राज्यसभा, तीसरा भी रहता है राष्ट्रपति। ऐसे स्टेट में भी होता है। जैसे हम स्टेट की बात करें यूपी की, तो वहां पे भी क्या है,
द्विसदनीय विधानमंडल है, जहां पर जो है अगर देखें तो वहां पर भी क्या है, विधान परिषद और विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल की दो पार्ट है, परिषद, और इसके भी दो रहते हैं, लेकिन हर एक राज्य में दो नहीं है। जैसे ये दो है संसद के, जैसे लोकसभा राज्यसभा दो सदन है, ऐसी हर एक स्टेट में नहीं है भारत के। कुछ ही स्टेट के अंदर जो है जैसे संसद में संसद के दो पार्ट है, लोकसभा राज्यसभा, ऐसी स्टेट के भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड रहता है। तो हर एक राज्य में नहीं है, वो किसी राज्य में है। तो जिनमें से ये कुछ राज्य है, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए टोटल 6 ही राज्यों में है। तो आपको सभी को याद कर लेना उन 6 राज्यों में कौन-कौन से, और आप फिल कर पाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम दिए गए कार्टून का अध्ययन करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। तो ये कार्टून आप देख रहे होंगे, यहाँ पे चुनाव को लेकर ये कार्टून है। यहाँ पे अडल्ट वोट हो गया, वयस्क मताधिकार लिखा हुआ है। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, कार्टून में हाथी किस समस्या की ओर संकेत करता नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे वयस्क मताधिकार जो है इसको बड़े में दिखाया गया, हाथी के तौर पे दिखाया हुआ है। तो क्या है, वोट डालने वाले बहुत ज्यादा है, लेकिन वहीं देखिए प्रथम आम चुनाव में अनुभवी विशाल मतदाताओं को नियंत्रित करके सफल मतदान करवाना, यानी चुनाव से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि पहला जब जब 1947 के बाद भारत आजाद हुआ, फिर उसके बाद हमारा संविधान बना, फिर उसके बाद हमने जब पहला चुनाव कराया तो उसके अंदर हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिसमें से हमारा प्रथम आम चुनाव था। एंड इसके अंदर लोग वोट डाल तो सकते थे, लेकिन उनके पास क्या था, अनुभव नहीं था, यानी एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभवहीन थे वो। उनको पता ही नहीं था वोट कैसे डाला जाए, तो उनको सिखाना, नियंत्रित करना, ये सारी चीजों में हमें प्रॉब्लम्स है। तो ये है समस्या। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया इसका, हाथी की पूंछ खींचना किस ओर इशारा करता है। तो अनियंत्रित मतदाताओं को चुनाव में मतदान के लिए तैयार करने का प्रयास। हाथी की पूंछ खींचने वाले नेता का क्या नाम है, तो जवाहरलाल नेहरू। एंड वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, तो 18 वर्ष से जो भी ऊपर की आयु के हैं उसके साथ बिना किसी भेदभाव के मतदान देने का अधिकार है उसे। तो ये आपका वयस्क मताधिकार आ जाएगा। तो ये आपका जो है कार्टून वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, इसी को इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं। स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम देखें इंग्लिश मीडियम में, टू व्हाट प्रॉब्लम डज द एलिफेंट सीम टू जो है इंडिकेट इन द कार्टून। तो यहाँ पे जो है, इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन बाय कंट्रोलिंग द वोस्ट नंबर ऑफ इन एक्सपीरियंस वोटर वोटर्स गेटिंग सक्सेसफुल वोटिंग डन। तो ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी थी। सेकंड बी की क्वेश्चन की बात करें हम, तो टू व्हाट डज द पुलिंग ऑफ द एलिफेंट्स टेल इंडिकेट। तो यहाँ पे जो है, एफर्ट ऑफ प्रीपेयर अनरूली वोटर्स टू वोट इन इलेक्शंस। आगे क्वेश्चन की बात करें, राइट द नेम ऑफ द लीडर हु पुल्ड द टेल ऑफ द एलिफेंट। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडल्ट, जो है यहाँ पे फ्रांसिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें, टू गिव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन to all citizens who have attained the age of 18 years। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इंग्लिश मीडियम में था क्वेश्चन नंबर 26, एंड ये खत्म हो जाता है आपका। तो आई होप कि आपको ये वाला सेक्शन पूरा समझ आ गया हो। 3 तरह के क्वेश्चंस आपने देखे इसके अंदर, एक तो पैसेज वाला हो गया आपका, एक हो गया आपका मानचित्र वाला, और तीसरा जो है कार्टून वाला। तो ये सेक्शन कुछ इस तरह से आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर, जो आपका सेक्शन है ई। इसके अंदर जो सभी क्वेश्चन है 6-6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 27 से 30 तक ये क्वेश्चन होंगे, और सभी के अंदर आपको और देखने को मिलेगा। तो 27वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, आपको समझाना है। तो इसमें सिर्फ यही आपको बताना है कि हमने जो संविधान बनाया, तो उसके अंदर हमने दूसरे देशों के संविधान से हमने क्या-क्या सिद्धांत ऐड किए अपने संविधान में। जैसे अगर हम देखें, ब्रिटिश के संविधान से हमने लिए, जैसे ब्रिटिश का संविधान आता है तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप जो हम देखते हैं, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानून निर्माण की विधि, ये हमने जो भी ये चीजें ली है, ये है ब्रिटिश के संविधान से। तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटिश के संविधान से हमने क्या-क्या लिया। ऐसे ही हमने अमेरिका के संविधान से भी काफी सारी चीजें ली हैं, जैसे मौलिक अधिकारों की सूची, संविधान की जो प्रस्तावना है, वो हमने कहाँ से ली है, अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, ये हमने लिए है अमेरिका के संविधान से। ऐसे ही आयरलैंड का संविधान देखिए तो वहां से भी हमने लिए कुछ चीजें, जैसे राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो गया,
राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान आप देखते होंगे, राज्यसभा के अंदर मनोनीत सदस्य होते, उनका भी जो प्रावधान है हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। फ्रांस के संविधान से बात करें तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। कनाडा का संविधान से हमने एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप यानी सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, तो ये हमने कनाडा के संविधान से लिया। तो जो भी हमने दूसरे देशों के संविधान से लिया वो चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। इसीलिए भारत के संविधान को कभी-कभी जो है उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा कहा जाता है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से कहा जाता है एंड इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। दूसरी तरफ भारत के संविधान को पुष्प गुच्छ भी कहा जाता है, जिसमें क्या है विभिन्न देशों से लिए गए सिद्धांत रूपी पुष्प शामिल है। तो इस तरह भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से ऊपर वाला जैसे उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 27वां क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर वाले में एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखना चाहे आप देख सकते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बास्केट ऑफ बोरोड प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना है। जैसे ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डिसीजन ऑफ विक्ट्री इन द इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम वोट्स पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट हो गया, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ हो गया, द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इन द लेजिस्लेचर एंड इट्स मेथड ऑफ लॉ मेकिंग। तो ये हमने ब्रिटिश के संविधान से लिया है। बी की बात करें हम, जो अगला लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से, तो वहां पे हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो आप देखते होंगे प्रस्तावना, भारत की किसी भी किताब में देखोगे तो प्रस्तावना लिखी रहती है। आप पेज पलटोगे, 2-4 पेज के अंदर ही आपको प्रस्तावना देखने को मिल जाएगी। वहां पे हमारी प्रस्तावना लिखी रहती है प्रिएम्बल। तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू एंड जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वॉइस प्रेसिडेंट, तो ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हमने जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, प्रोविजन ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने लिया है फ्रांस के संविधान से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से जो हमने लिया है अ सेमी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। प्रिंसिपल ऑफ जो है रेसिडुअल पावर, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड अ बैग ऑफ बोरोड मनी। On the other hand, the Constitution of India is also called a bucket, which includes flower in the form of principle taken from different countries. तो ये इस वजह से कहा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 27 है कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आप इसको अच्छे से तैयार कर ले क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में। आगे की तरफ चलेंगे तो इसके अंदर और देखने को मिलेगा, यानी ऊपर वाला आपने देखा या इसमें से किसी एक को करना होगा। तो भारत संविधान की जो भारतीय संविधान है उसकी विशेषता बताइए जो भारतीय संविधान को विशिष्ट बनाते हैं। भारत भारत के संविधान को अगर हम देखें तो दूसरों से अलग बनाने वाली चीजें क्या है। सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि भारत का संविधान जो है बनाया गया तो वो जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया, यानी जनता द्वारा चुने लोगों द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया। लिखित एक संपूर्ण संविधान है, लिखित है, ये लिखित रूप में है और ये सबसे बड़ा संविधान भी कह सकते हैं विश्व का। ठीक है, कह सकते नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है। नागरिकों के मूल अधिकार के साथ साथ यहाँ पे मूल कर्तव्य को भी याद दिलाता है। यहाँ पे स्वतंत्र यहाँ पे न्यायपालिका है, संसदीय शासन व्यवस्था है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। बहुत सारी चीजें हैं संविधान के बारे में आप बता सकते हैं, भारतीय संविधान के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे बता सकते हैं कि कितना टाइम लगा बनने में, जनप्रतिनिधियों द्वारा जो है बनाया गया, यानी जनता ने लोगों को चुना, वो जाकर आगे उन्होंने ही संविधान बनाया। तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो दूसरे के संविधान से हमें अलग बनाती है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, मेंशन द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक। तो अ कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, इट जो है कॉन्स्टिट्यूट अ सर्वन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक, रिमाइंड्स द सिटीजन्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अलोंग विद द फंडामेंटल राइट्स। देयर इज एन जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ईटीसी, ये चीजें आप लिख सकते हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 का और था जिसके अंदर भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में आपको लिखना था। आगे की तरफ आए हम तो क्वेश्चन नंबर है 28, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है। तो जैसे
भारतीय संविधान में कौन-कौन से मौलिक अधिकार दिए गए, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपके 6 मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बताता है, जो भारतीय संविधान में आपको दिए गए। इसे ही हम क्या कहते हैं, जब संविधान के अंदर कोई चीज़ मौलिक अधिकार या आपके अधिकार को जो है सूचीबद्ध कर दिया जाता है, तो अधिकारों का घोषणा पत्र इसे ही कहा जाता है, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। एंड यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकारों को एक्सप्लेन करना आपको, तो एक-एक करके आपको सबको करना होगा, ठीक है? जैसे समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेकर 18 तक आपका इसके अंदर समता का अधिकार है। तो इसमें आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। ऐसी स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, आपको बताना है। शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पॉइंट्स निकल सकते हैं इसमें से, जैसे समता के अधिकार में ही 4-5 पॉइंट निकल जाते हैं। तो सारी चीज़ें नहीं निकलेंगी, क्योंकि 14, 15, 16, 17, 18 आपको सब नहीं बताना है, ठीक है? आपको बस 2-2, 4-4 लाइन आपको हर एक की एक्सप्लेन कर देनी है। एंड लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कोई मौलिक अधिकार ना होकर बाकी जो आपके अधिकार है उसकी रक्षा करता है, ठीक है? रिट जारी करते हैं न्यायालय के द्वारा, फिर आपकी जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा होती है। तो ये आपके 6 मौलिक अधिकार है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स जो है एनश्राइन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स क्या-क्या है? इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सक्लूजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपके पास, एजुकेशन एंड कल्चर है, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंड्स। तो ये आपके अधिकार है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो ये है, 6 है। पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 रह गए। जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया इसमें। तो ये एक्सप्लेन करना है आपको। एंड ये सब जो है अपने वर्ड्स में ही आपको एक्सप्लेन करना होगा। मैं लिख के दे दूँगा यहाँ पे और आप सेम का सेम जो है पेपर में लिख नहीं पाओगे। कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि रट्टा मारने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको समझ ही नहीं आ पाएगा। तो समता का अधिकार अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। पहले समता होता क्या है ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर रेडी कर लें। एंड इनमें से एक भी आपसे 4 नंबर में, 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है। आगे की तरफ चले हम, इसी के अंदर और देखने को मिलेगा आपको। एंड इसमें पूछा गया है भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता। भारत के अंदर जो चुनाव होती है उसकी विशेषता क्या है? तो भारत के अंदर अगर आप देखेंगे चुनाव प्रणाली, तो हमने कौन-सी प्रणाली अपना रखी है? सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली को हमने अपना रखा है। एंड भारत जैसे देश के अंदर ये प्रणाली सही भी फिट होती है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ये प्रणाली बहुत सरल है, इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं। मतदाता एक प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। ये प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें खर्च कम आता है। इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। साथ ही साथ इसमें आप जो है, जो निर्वाचन आयोग है हमारे, उसका भी ज़िक्र कर सकते हैं कि भारत के अंदर जो चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी है, निर्वाचन आयोग की है जिसको बनाया गया, वो चुनाव करवाने की ज़िम्मेदारी रहती है उसकी, ठीक है? एंड यहाँ पे जो है इस प्रणाली के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसी है ये। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इसे इंग्लिश मीडियम में कहा जाता है। अगर हम देखें इंग्लिश मीडियम में, मेंशन द फीचर ऑफ इंडिया जो है इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। तो इन इंडिया द सिस्टम ऑफ विनिंग बाय द मोस्ट वोट्स हैज़ बीन एडॉप्टेड। इट्स फीचर आर जो है इट्स दिस इज सिंपल। इन दिस द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड जो है अकाउंटेबल टू द पब्लिक। देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द वोटर एंड रिप्रेजेंटेटिव हो गया। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन जो है रीजनल रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। इट कोड्स लेस एंड दिस सिस्टम जो है स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। तो ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये हो जाएगा भारत के अंदर जो चुनाव प्रणाली है उसके बारे में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चुनाव प्रणाली की विशेषता बतानी थी आपको। यहाँ पे ये मत बता देना कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का। यहाँ पे आपको ये बताना है कि भारत के अंदर चुनाव प्रणाली की विशेषता क्या-क्या है। तो यहाँ पे ये बता सकते हैं आप, ठीक है? आगे की तरफ हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर अब 29 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर आपसे स्वतंत्रता के आयामों के बारे में पूछा गया है। तो स्वतंत्रता 2 टाइप के आयाम है इसके। एक तो नकारात्मक व सकारात्मक। नकारात्मक क्या होता है? जिसके अंदर आपको खुली छूट दी जाती है, जिसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी प्रतिबंधों का क्या रहता है? पूरी तरह से अभाव रहता है, प्रतिबंध होते नहीं है। क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते हैं, इसलिए इच्छानुसार कार्य करने की छूट हो और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। इसके समर्थक कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल और एफ.ए. हायर, ये इनके समर्थक है। बट ये सही नहीं है। नकारात्मक स्वतंत्रता इसके अंदर इसीलिए नकारात्मक कही गई है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? कोई भी प्रतिबंध ही नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता को अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला गया है
नियमों व कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिससे मनुष्य अपना विकास कर सके। यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध अनिवार्य है। ठीक है, यानी अगर हम देखें कोई भी देश विकास करना चाहेगा तो प्रतिबंध जरूरी है। ऐसा नहीं है अगर आप किसी को खुली छूट दे दोगे तो आप वह दूसरे के अधिकारों का भी क्या है नुकसान पहुंचाने लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है कि आपको स्वतंत्रता है, बट किसके अंदर, नियमों व कानूनों के अंतर्गत। ऐसी व्यवस्था जिसमें मनुष्य अपना विकास कर सके। यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध अनिवार्य है, मानव समाज में रहता है और उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका जीवन बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहिए। यानी दूसरे के, अगर हम देखें आपके पास स्वतंत्रता है लेकिन अन्य लोगों की स्वतंत्रता भी तो है, उसका भी हमें ख्याल रखना है। तो उसको प्रभावित ना करे, इसके लिए हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है। इसके समर्थक देखें टी.एच. ग्रीन व प्रोफेसर इसाह बर्लिन की। ठीक है, तो ये इनके समर्थक है जो लिखे हुए हैं। तो नकारात्मक व सकारात्मक स्वतंत्रता, आई होप समझ आ गया होगा आपको। एक के अंदर प्रतिबंध बिल्कुल भी नहीं होते, इसके अंदर प्रतिबंध होते ही नहीं है। एंड दूसरे के अंदर प्रतिबंध होते हैं लेकिन कम होते हैं, मतलब आप अपना विकास कर सकते हैं ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ लिबर्टी। तो दो डायमेंशन है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव क्या कहता है, इन अ नेगेटिव सेंस इट implies the absence of restrictions as far as possible because restrictions curtail individual freedom. That's why there should be freedom to act as per one's wish and there should not be any restrictions on the जो है person's actions. सपोर्टर्स ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल हो गए एंड एफ ए हायर, ये इनके सपोर्टर्स है। एंड पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें हम तो अंडर द रूल्स एंड लॉज अ सिस्टम बाय व्हिच ह्यूमंस कैन डेवलप themselves. Restrictions are necessary if the state want to achieve the goal of public welfare. Men lives in society. His action affect the freedom of other people. Therefore, its life must be regulated by bondage प्रिसेंस ऑफ लॉजिकल जो है कॉन्स्ट्रक्ट। सपोर्टर इज कौन है, टी.एच. ग्रीन एंड प्रोफेसर जेम्स ऑफ बर्लिन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी के बारे में था। आगे चलते हैं हम, इसी के अंदर और देखने को मिलेगा आपको। एंड और में क्या पूछा गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 19 में आती है आपकी, कि जिसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता रहती है, लेकिन आपकी राय में इस पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे। तो आप सभी को पता होगा आपको बोलने की आजादी, आप अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन अपने विचार रखते समय ये ध्यान रखना है आपको कि उससे किसी दूसरे को हानि ना हो, दूसरे की जो स्वतंत्रता है या दूसरे की जो आस्था है उससे उससे उसका नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, जैसे अगर हम देखें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी ही क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। व्यक्ति अपने विचारों को कहकर, लिखकर या किसी माध्यम से भी प्रकट कर सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल, अगर हम अनुच्छेद 19 को देखें, अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध है। कोई भी स्वतंत्रता क्या है, अगर हम देख कोई भी आपके मौलिक अधिकार हो गए, कुछ भी हो गए, उसके ऊपर प्रतिबंध रहेंगे ही रहेंगे। यानी बंधनों के अभाव में कोई भी जो है स्वतंत्रता नहीं रह सकती, प्रतिबंधों के कारण ही लोगों की स्वतंत्रता कायम रह सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है परंतु वह किसी व्यक्ति का क्या है अपमान नहीं कर सकता या किसी को अपशब्द नहीं कह सकता। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य तो कर सकता है परंतु वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। परंतु राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह देश की अखंडता, यहाँ पे देश आएगा, देश की अखंडता, सुरक्षा, शांति, नैतिकता आदि को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य ये भी ध्यान रखता है कि व्यक्ति के अधिकारों पर इतने भी प्रतिबंध ना हो कि वो अपना विकास ही ना कर पाए। तो ये भी ध्यान रखता जो राज्य है वो ये भी ध्यान रखता है। तो प्रतिबंध तो होंगे ही होंगे हर एक अधिकार में। अगर बात आए प्रतिबंध की, जहां पे भी आपका, तो आप देखते होंगे, अगर आप सोचिए, अगर आपको कुछ भी बोलने की आजादी दी जाए तो आपके पास है, आप बोल सकते हैं कुछ भी है, लेकिन इससे आपको भी पता है कि आप दूसरे को बड़ा जो है बुरा भला नहीं कह सकते, ये आपको भी पता है। तो यही क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इसके ऊपर ये प्रतिबंध होंगे। एंड इंग्लिश मीडियम में इसको देखेंगे, व्हाट इज मीन बाय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, व्हाट इज योर ओपिनियन, वुड बी अप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज द
freedom to express one thought. Individuals can express their thought by speaking, writing, or through any medium. Freedom of speech and expression to the citizens by Article 19 of the Indian Constitution. There are reasonable restrictions on this freedom. No freedom can exist in the absence of restriction. यानी कोई भी freedom, no freedom can exist ही नहीं कर सकता absence of restrictions. The freedom of the people can be maintained only because the restrictions. If a person express his views but he cannot insult any person or can't say bad words to anyone, a person can act freely according to his wish but he cannot do his जो है arbitrary. But the state has been given the power to impose restrictions on these rights, keeping in mind the country's integrity हो गया, security, peace and morality etc. इसको ध्यान में रखकर जो है आपके अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकते हैं. And these the state also takes care that the restrictions should not be so much that freedom itself to destroy it. In democratic state, the government it is the protector of the freedom of the people. तो ये इसका राइट आंसर होगा इंग्लिश मीडियम में. तो ये है आपका राइट टू स्पीच, जो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से देख पाएंगे. आगे की तरफ चले अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30वां. समानता क्या है, समानता के आयामों का आपको वर्णन करना है. तो समानता है क्या एक्सप्लेन कर दिया है. आप बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना जो है यही समानता है. या विकास के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करना. विशेष अधिकारों का अभाव ही क्या है, वास्तव में समानता है. एंड यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप समानता. फिर इसके बाद इसके 3 आयामों की बात करें तो 3 आयाम कौन से हैं. राजनीतिक समानता है, आर्थिक समानता है एंड सामाजिक समानता है. तो राजनीतिक सबसे पहले देखिए हम क्या है. तो सभी को क्या है, सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है. समान नागरिक अपने साथ मतदान का अधिकार, संगठन बनाने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का अधिकार भी इस अपने साथ लाती है. तो ये चीजें एक्सप्लेन कर देंगे आप. आर्थिक समानता की बात करें तो सभी को क्या है, अवसरों की समानता आप यहाँ पे कह सकते हैं. यानी आर्थिक समानता का लक्ष्य क्या है, धनी यानी बहुत ज्यादा अमीर है और बहुत ज्यादा गरीब है उनके जो बीच की खाई है उसको कम करना है. और ये सही है कि किसी भी समाज में धन या आमदनी की पूरी समानता शायद कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन लोकतांत्रिक जो राज्य है समान अवसर उपलब्ध कराकर जो है व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने का मौका देती है. तो यहाँ पे आप अवसरों की समानता कह सकते हैं. एंड सामाजिक समानता के अंदर आता है राजनीतिक समानता व समान वोट अधिकार देना. इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था. साथ ही समाज में सभी लोगों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीजों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा हो गया, शिक्षा हो गया, पोषक आहार व न्यूनतम वेतन की गारंटी को भी जरूरी माना गया है. समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी. तो ये है आपका समानता के 3 आयाम. आई होप आप समझे होंगे. एंड समानता आपके जो है अगर हम सेकंड बुक को देखें तो हर जगह आपकी समानता आएगी. जैसे आपके पास जो है देखिए तो हम काम करने की समानता, अगर काम मिलने की, जैसे आर्थिक समानता हो गया, राजनीतिक समानता, ये सारी चीज भी आ सकती है. ठीक है. आगे देखिए हम 30वां जो क्वेश्चन है इसी को इंग्लिश मीडियम में. व्हाट इज इक्वालिटी एंड डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी. तो इक्वालिटी है क्या, तो टू ट्रीट एवरीवन इक्वली मींस टू ट्रीट देम इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ये आपकी क्या है, इक्वालिटी. एंड यहाँ पे ये भी कह सकते हैं प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट टू ऑल एंड एब्सेंस ऑफ स्पेशल राइट इन इक्वालिटी इन रियलिटी. तो ये आपका भी समानता एक्सप्लेन हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 आपकी बताया गया है कि समानता क्या क्या हो सकता है. इसके 3 डायमेंशन की बात करें तो पॉलिटिकल इक्वालिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो जाएगा एंड सोशल इक्वालिटी हो जाएगा. मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया हिंदी मीडियम में. अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोवाइडिंग इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल सिटीजन्स is included in political equality. Equal citizenship also bring with it the right to vote हो गया, right to form association and freedom of expression. ये चीजें लेकर आती है right to equality, political equality आपके पास. हाँ, citizenship जो लेकर आती है वो ये. इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें, द गोल ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी इज टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ग्रुप. इट इज ट्रू दैट complete equality of wealth or income in any society is rarely possible. It is no longer in the extent, but the democratic state give a chance to the person to improve his condition by providing equal opportunity. ये हो जाएगा. एंड सोशल इक्वालिटी की बात करें, political equality and giving equal rights was the
फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल एज वेल एज जो है गारंटिंग एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, food and minimum wage along with the essential thing for the survival of all people in the society considered essential. It will also be the responsibility of the state to provide equal right to the deprived sections of the society and women. तो ये आपका सोशल इक्वालिटी के अंदर आएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये इंग्लिश मीडियम में था एक क्वेश्चन एंड इसी के अंदर और दिया हुआ है जैसे समानता के प्रमुख समानता के प्रकार है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो समानता प्राकृतिक समानता रहती है, नागरिक सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, शिक्षा की समानता, अवसर की समानता, सांस्कृतिक समानता। ये आप एक्सप्लेन करेंगे। जैसे प्राकृतिक समानता क्या है, सभी को जीवन जीने का अधिकार है। नागरिक समानता क्या है, जो है सभी को सिटीजनशिप एक तरह से नागरिक अधिकार है, एक तरह से ये कहेंगे आप। भारत जैसे आप भारत के हैं तो भारतीय कहा जाता है आपको, दूसरे देश में भी जाते हैं आप तो इंडियन कहा जाता है आपको। सामाजिक समानता, कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, जैसे वोट डालने का अधिकार आप डाल सकते हैं, किसी भी पद पर बैठने का आपका समान अधिकार रहता है, यानी वो आप जो है चुनाव में भाग ले सकते हैं, आपके पास समान अधिकार रहता है। आर्थिक समानता, अवसरों की समानता इसके अंदर आ जाएगा। शिक्षा की समानता, आप सभी को इक्वली जो है शिक्षा पाने का अधिकार है। अवसर की समानता हो गया, या सांस्कृतिक समानता, ये सारी चीजें आप समानता के प्रकारों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे आप तो डिस्क्राइब द मेजर टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पे नेचुरल हो गया, सिविल हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या कल्चरल इक्वालिटी। कोई 6 आप एक्सप्लेन करें इसमें, तो ये आपका हो जाएगा इक्वालिटी के टाइप। ये हैं, और भी बहुत टाइप्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है यही टाइप है जो लिख दिया वही है। कई प्रकार के होते हैं इक्वालिटी, तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा पेपर था पॉलिटिकल साइंस का एंड ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, खत्म हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एंड ये सभी क्वेश्चंस आपको रेडी कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आपको जो है क्वेश्चंस को लिख लेना है, अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश करनी है अपनी नोटबुक के अंदर। एंड ये आपका पूरा पेपर खत्म हो गया है। आई होप कि आपको पूरा पेपर समझ आया हो।